स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज बात करेंगे कंधार हाईजैक की IC-814 का जो हाईजैक हुआ था उस विमान का, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। अब तक के भारतीय इतिहास का सबसे लंबा हाईजैक, सबसे ज़्यादा खौफनाक और सबसे ज़्यादा बदतर जो स्थिति जब बनी थी वो हाईजैक इसको कहा जाता है। इस हाईजैक के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें सुनी होंगी, ज़रूर इसका नाम सुना होगा, इसके बारे में कुछ हद तक आपको जानकारी भी होगी। लेकिन आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तथ्यों पर, कुछ ऐसे उस समय के परिस्थितियों के बारे में जिनके बारे में आपको बहुत कम पता होगा। किस तरह उस समय IB के अजीत डोभाल ने, जो IB के उस समय स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे ऑपरेशंस के, उन्होंने इसमें क्या बड़ी भूमिका निभाई उनके बारे में पता चलेगा। क्या सच में तालिबान जो था वो एक मीडिएटर का काम कर रहा था भारत और हाईजैकर्स के बीच में, या फिर वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं कई सारे फैक्ट्स। और इसी के साथ में किस तरह से ये जो हाईजैकर्स थे ये किन टेररिस्ट को छुड़ाने की मांग कर रहे थे, वो टेररिस्ट कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, ये सारी कहानी आज आपको पता चलने वाली है। साथ ही साथ में पता चलेगा कि किस तरह उन 7 दिनों में क्या हुआ, जब वो 7 दिनों तक 190 लोगों को बंदी बना के रखा गया, हॉस्टेजेस बना के रखा गया था। 4 अलग अलग देशों में इस प्लेन को लैंड कराया गया था और बाद में कंधार ले जाया गया था। कई चीज़ें पता चलने वाली हैं और एक बड़ी चीज़ और पता चलने वाली है कि क्या उस प्लेन में एक RAW का, रॉ का एक ऑफिसर उस समय मौजूद था जब ये प्लेन हाईजैक हुआ, क्या वो भी 7 दिनों तक बंदी बना के वहाँ पे रखे गए थे, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत से फैक्ट्स, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पता चलने वाली हैं। बहुत रिसर्च करके आपके लिए इस वीडियो को लाया गया है। और एक और ज़रूरी सूचना, कोई भी आपके जो सवाल हैं, क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। आपसे आपके हर सवालों के जवाब दिए जाएंगे हर वीडियो के एंड में। जब हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाएगा एक टॉपिक, उसके बाद में आपके कुछ जो सवाल होंगे उनको लिया जाएगा, उनके जवाब दिए जाएंगे। तो आप अपने सवाल जो हैं तैयार रखिएगा, वो आप पूछ सकते हैं, उनके जवाब आपको मिलेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। कंधार हाईजैकिंग के 10 साल पहले 1989 में 8 दिसंबर का वो दिन था जब VP सिंह की सरकार के दौरान, जो उस समय के देश के गृह मंत्री हुआ करते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी रुबैया सईद का अपहरण हुआ था, उनकी किडनैपिंग हुई थी। ये किडनैपिंग की थी JKLF के कुछ आतंकवादियों ने। उन आतंकवादियों में शामिल था मुश्ताक जरगार ये उन आतंकवादियों में शामिल था। अब क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग का केस था, गृह मंत्री की बेटी को किडनैप किया गया था, तो यहाँ पे नेगोशिएशंस बताए जाते हैं बाद में ऑफिसर्स के द्वारा कि बहुत अच्छे से किए जा सकते थे। जो JKLF के आतंकवादी थे उनको मनाया जा सकता था हामिद शेख नाम के एक टेररिस्ट को रिलीज़ करने के बाद, लेकिन वहाँ पे हामिद शेख की बजाय, एक टेररिस्ट की बजाय 5 टेररिस्ट को उस समय रिलीज़ किया गया था। 5 टेररिस्ट को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन ऑफिसर्स ये बताते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद, इस टेररिस्ट रिलीज़ के बाद, जो JKLF था या जो भी आतंकवादी संगठन थे, उनके इरादे बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए थे। उन्हें इस तरह से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके दिमाग पे पड़ा था कि उन्हें ये लगने लगा था कि हम दिल्ली को, हम भारत को जो है इस तरह से झुका सकते हैं। ये चीज़ यहाँ से हुई थी। अब ये जो मुश्ताक जरगार था जो कि इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व था, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में करीबन 40 से ज़्यादा हत्याओं का, मर्डर्स का आरोप था, जिनमें ज़्यादातर कश्मीरी पंडित थे। मुश्ताक जरगार को करीबन 3 साल के बाद 1992 15 मई के दिन यहाँ पे श्रीनगर में BSF ने पकड़ लिया। BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने श्रीनगर में उसको अरेस्ट कर लिया। ये पहला आतंकवादी था जिसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। इसके बाद देखते हैं अगला कौन था। हरकतुल मुजाहिदीन का उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था मौलाना मसूद अज़हर। मौलाना मसूद अज़हर, क्योंकि उसका एक संगठन जो था हरकतुल अंसार, उसके जो आपसी झगड़े चल रहे थे उनको निपटाने के लिए ये उस समय कश्मीर आने वाला था। एक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट पर ये कश्मीर एंटर होता है यहाँ पे बांग्लादेश के ज़रिए। तो यहाँ पे जब ये एंटर हुआ, इस समय फरवरी 1994 में अनंतनाग में, साउथ कश्मीर के, मसूद अज़हर को हमारी फोर्सेस ने पकड़ लिया। मसूद अज़हर भी अब अरेस्ट हो जाता है। ये 2 आतंकवादी हो चुके हैं। अब मौलाना मसूद अज़हर क्योंकि 1994 से जम्मू कश्मीर की जेल में बंद था, मसूद को छुड़ाने के लिए आतंकवादी संगठनों ने काम करना शुरू कर दिया था। 1994 में ये लोग क्या करते हैं कि जिस साल मसूद अज़हर को गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था, उसी साल कुछ वेस्टर्न फॉरेनर्स आए हुए थे भारत में, उनकी किडनैपिंग की जाती है। 1994 वेस्टर्न टूरिस्ट किडनैपिंग के नाम से एक केस है। तो यहाँ पे दिल्ली से उन टूरिस्ट को किडनैप किया जाता है, उसके बाद उन्हें सहारनपुर के एक गाँव में ले जाया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। लेकिन इस केस में जब हमारे फोर्सेज ने एक्शन किया तो वहाँ पे एक टेररिस्ट को, एक बहुत ही खौफनाक टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था जिसका नाम था
उमर सईद शेख। उमर शेख को यहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया और उसको पकड़ के उस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में रख दिया गया था। अब ये भी यहाँ पे दिल्ली पहुँच गया तिहाड़ जेल में। 3 टेररिस्ट ये हो चुके हैं। अब आप देखिए साल आता है 1999। मसूद अज़हर जो था उस समय करीबन 4 साल से ज़्यादा तक जेल में बंद था। उसको छुड़ाने के लिए कई बार जेल ब्रेक के अटैम्प्ट भी हो चुके थे, कई बार इस तरह के अटैम्प्ट्स भी किए गए, लेकिन हर बार ये आतंकवादी जो थे वो फेल रहे, नाकाम रहे। एक दिन इंटेरोगेशन के दौरान मसूद अज़हर ने एक इन्वेस्टिगेटर से कहा कि आप लोग मुझे इस जेल में अपनी कस्टडी में ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाएंगे। और आपको बता दें ऐसा कुछ होने भी वाला था, क्योंकि बाहर उसी के आतंकवादी संगठन के कुछ ऐसे टेररिस्ट थे जो एक बड़ा प्लान कर रहे थे, एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। सितंबर 1999 का पहला हफ्ता था। बांग्लादेश के ढाका के सब्ज़ी मंडी एरिया में बताया जाता है एक किराए के मकान में 5 टेररिस्ट मिलते हैं। इन टेररिस्ट का नाम था इब्राहिम अथर, सनी अहमद जाकी, शहीद सैयद अख्तर और ज़हूर इब्राहिम मिस्त्री, और एक और इनमें शामिल था शाकिर नाम का टेररिस्ट। ये सारे के सारे 5 टेररिस्ट जो थे ये एक फ्लैट पे यहाँ पे सब्ज़ी मंडी एरिया बांग्लादेश ढाका में मिलते हैं। ये लोग पिछले 6 महीनों से एक बहुत ही इनका एक मेजर एम था, उस पर काम कर रहे थे। और ये एक मोटिव इनका जो था जिसके ऊपर ये 6 महीने से काम कर रहे थे वो था हरकत उल मुजाहिदीन के चीफ मौलाना मसूद अज़हर को रिहा कराना, जेल से उसे छुड़ाना। जो इन टेररिस्ट में अथर था, इब्राहिम अथर, वो बहुत ही क्लोजली काम कर रहा था काठमांडू में, नेपाल के अंदर पिछले 1 साल से, इसी सब कॉन्स्पिरेसी को रचने के लिए, इसी सब प्लान को बनाने के लिए। और उसने यहाँ पे इन लोगों से, जब ये मीटिंग चल रही थी उस फ्लैट के अंदर, तब वहाँ पे उन 5 टेररिस्ट को ये बताया कि इंडियन एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है जो काठमांडू से दिल्ली जाने वाली है, उसको हाईजैक करना सबसे आसान तरीका रहेगा। उसने उन टेररिस्ट को ये बताया कि इंडियन पैसेंजर्स को सिर्फ यहाँ पे नेपाल में काठमांडू के अंदर एक आइडेंटिटी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है एंटर करने के लिए, और साथ में यहाँ पे प्लेन को हाईजैक करके हम क्या कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान ले जा सकते हैं। भारत सरकार से अपनी डिमांड रखेंगे, अगर उन लोगों ने हमारी डिमांड नहीं मानी तो हम प्लेन को यात्रियों समेत उड़ा देंगे और ख़ुद को भी हम इसमें शहीद कर देंगे, जिस तरह से ये टेररिस्ट अपने आप को शहीद कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे खुद को शहीद कर देंगे, हम खुद को भी मार लेंगे। एक तरह से सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं ये सब, ये इस तरह की यहाँ पे इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी। अब अथर जो था, अथर ने एक और दूसरे टेररिस्ट को, लतीफ़ को, ये कहा कि तुम इंडिया वापस जाओ। लतीफ़ जो था, आपको बता दें, अब्दुल लतीफ़ मोमिन उसका नाम था, मुंबई का रहने वाला था। इसको यहाँ पे वापस बोला जाता है, जो कि वहाँ पे आया था मीटिंग के लिए। उसे कहा कि आप इंडिया वापस जाइए और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करो सारे हाईजैकर्स के लिए, टेररिस्ट के लिए, इंडियन नेम्स के। यहाँ पे 2 महीने का समय अब्दुल मोमिन ने लिया। उसके बाद मुंबई आया, मुंबई से इसने सिक्योर डॉक्यूमेंट्स जो थे उनको तैयार किया, सारे के सारे जो टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व होने वाले थे उनके लिए। और इसके साथ ही लास्ट वीक में, अक्टूबर के 1999 में, जो 2 और हाईजैकर्स थे जो टेररिस्ट थे, शहीद सैयद अख्तर और यूसुफ नेपाली ये जो था ये नेपाल का रहने वाला था। इन लोगों ने 3 हैंड ग्रेनेड और 3 रिवॉल्वर्स का इंतज़ाम कर लिया कालिम्पोंग से। तो कालिम्पोंग से यहाँ पे ये इंतज़ाम किया जाता है, और ये इंतज़ाम किया गया था एक भारतीय नेशनल दिलीप कुमार भुजेल की मदद से। तो ये भी यहाँ पे बाद में नाम सारे सामने आए हैं जब ये कॉन्स्पिरेटर्स के ऊपर केस चले हैं। तो ये सब लोग इस तरह से इन्होंने प्लानिंग कर ली थी। और इसके बाद करीबन 1 महीने के बाद ही दिसंबर 13 दिसंबर 1999 को ये सारे कॉन्स्पिरेटर, जो ये सारे टेररिस्ट थे, एक बार फिर से काठमांडू के ज़ू में मिलते हैं। ज़ू में मिले, यहाँ पे जो मास्टरमाइंड था इनका इब्राहिम अथर, जिसने ये पूरा प्लान बनाया गया था, जिसके द्वारा उसने ये फाइनल प्लान इन लोगों को बताया अब ये करने क्या वाले हैं। सबको, सारे टेररिस्ट जो इसमें शामिल होने वाले थे, जो हाईजैकर्स बनते, जो 5 लोग जो प्लेन में चढ़ते हाईजैक करने के लिए, उनको अलग अलग नाम दिए गए। जैसे कि आपको बता दें, सनी अहमद काजी जो था उसको नाम दिया गया बर्गर। इब्राहिम अथर जो मेन इसका मास्टरमाइंड था उसको नाम दिया गया था चीफ। इब्राहिम मिस्त्री जो था उसको नाम दिया गया था भोला। और ये इब्राहिम मिस्त्री है जो सबसे ज़्यादा खौफनाक इन 5 हाईजैकर्स में उस प्लेन में रहा है। इसके बाद सईद अख्तर जो था उसको डॉक्टर का नाम दिया गया था, और शाकिर को नाम दिया गया शंकर। ये सारे फर्जी नामों के साथ में यहाँ पे आगे अपना काम करने वाले थे। ये लोग एक दूसरे को इन्हीं नामों से बुलाने भी वाले थे। इस समय आपको बता दें कि उस मीटिंग में अब्दुल लतीफ़ मोमिन जो मुंबई का था वो भी प्रेजेंट था, और उसका एक कहना था कि वो जाना चाहता है यहाँ फ़्लाइट में हाईजैक करने के लिए इन लोगों के साथ में। लेकिन इन लोगों के द्वारा, ये जो बाकी टेररिस्ट थे उनके द्वारा इसे कहा गया कि अगर हम यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो फिर भारत के अंदर बाकी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए तुम्हें यहीं रहना है।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये प्लान बना चुके थे ये लोग। अथर यहाँ पे एंटर करता एयरपोर्ट के अंदर। प्लान इनका ये था बेसिकली कि अथर यहाँ पे जो मेन है, चीफ है, उसको वो एंटर करेगा एयरपोर्ट में, और सिक्योरिटी चेक पास होने के बाद में, क्योंकि उसके पास में रहेंगे जो ग्रेनेड्स हैं और जो रिवॉल्वर्स हैं, तो जो सिक्योरिटी चेक होगा उसको पास करने के बाद में वो एक सिग्नल देगा सनी अहमद काजी को, बर्गर, और जिसका नाम बर्गर रखा गया था, और शाकिर को, जिसका नाम शंकर रखा गया था। इसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट में आएंगे। इन लोगों ने दो बिजनेस क्लास के टिकट खरीदे थे और 3 एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट ये लोग खरीद चुके थे। बेसिकली आप ये देखिए कि पाकिस्तान का ये टेरर ग्रुप हरकतुल मुजाहिदीन अपने सारे टेररिस्ट के साथ यहाँ पे तैयार था इंडियन एयरलाइंस के उस फ्लाइट को हाईजैक करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार अपने सारे कोर्सेज़ को ज़रूर चेक कीजिएगा। स्टडी IQ आपके लिए यूपीएससी CSE के बहुत अच्छे कोर्सेज़ लेकर आया है। बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में आपके कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे, एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी पा सकते हैं एक कोड के साथ, VJ Live। ये आपका कोड है, इसे आपको याद रखना है। VJ Live को लगाते ही आपको बड़ा डिस्काउंट तो मिलता है, अपनी तैयारी को भी मजबूत बनाते हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक्स पे क्लिक कीजिए, अपना कोर्स परचेस कीजिए, कोड लगाइए VJ Live, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। दिन आता है 24 दिसंबर 1999 का। भारत और पूरा जो देश है, पूरी दुनिया जो है, वो क्रिसमस का दिन, अगले दिन क्योंकि क्रिसमस था, तो 20वीं शताब्दी का जो आखिरी क्रिसमस होने वाला था 24 दिसंबर 1999 को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने प्लान्स बना रहा था। इसी दिन इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट IC-814, जिसको आप इसी नाम से जानते हैं, IC-814 के नाम से, एक एयरबस A300 विमान था। ये यहाँ पे नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के लिए तैयार था। शाम के 4 बजे ये उड़ान भरने के लिए तैयार था। काठमांडू से कई सारे ऐसे लोग थे जो भारत आने वाले थे, दिल्ली आने वाले थे। कई विदेशी यात्री थे जिनके अलग अलग क्रिसमस के प्लान्स थे, वो अलग अलग जगह पे जाने वाले थे, कुछ दिल्ली भी आने वाले थे भारत में, तो वो सभी ये फ़्लाइट लेने वाले थे इस समय। नेपाल के इस एयरपोर्ट के बारे में आपको बता दें कि वहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बदतर थी उस समय पे कि बताया ये जाता है, जो रिपोर्ट्स में खबरें आती हैं, कि भारत के किसी बस स्टैंड से भी कम यहाँ पे सिक्योरिटी हुआ करती थी। किसी भी सिटी के बस स्टैंड से भी ज़्यादा कम यहाँ पे सिक्योरिटी उस समय हुआ करती थी। उस फ्लाइट में करीबन 176 पैसेंजर्स, 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। ये लोग यहाँ पे बैठते हैं। फ़्लाइट के जो पायलट, जो कैप्टन होने वाले थे, वो थे देवी शरण, कैप्टन देवी शरण यहाँ पायलट थे, और उनके जो चीफ फ्लाइट अटेंडेंट होने वाले थे वो थे अनिल शर्मा। शाम के 4 बजे ये जो लोग थे अपनी सीट्स पर बैठना शुरू करते हैं। जो डिपार्टिंग रिचुअल्स होते हैं, कैबिन क्रू वो बताना शुरू करता है, सेफ्टी चेक्स को पूरा देखता है। उसके बाद में जो सीटों के ऊपर लगेज रखने के लिए जगह हैं, जो ओवरहेड लॉकर्स होते हैं, वो पूरी तरह बंद है कि नहीं, लोगों ने अपनी कुर्सी की पेटी बांधी है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो देखना शुरू करते हैं। इसके बाद ही IC-814 को काठमांडू ATC की तरफ से परमिशन मिलती है कि रनवे नंबर 20 से आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। शाम के 4:05 पर यह विमान काठमांडू नेपाल से उड़ान भरता है। अब ये उड़ान भर चुका था। 4:25 की बात बताई जाती है। भैरव जो जगह है, भैरव टाउन जो है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, उसके ऊपर से ये विमान जो था वो निकल रहा था। इसी बीच में जो चीफ अटेंडेंट थे अनिल शर्मा, उन्होंने कैप्टन शरण को ये इंटरकॉम पे मैसेज दिया कि वो पायलट्स के लिए, अंदर केबिन क्रू के लिए टी और कॉफ़ी जो है उसको लाने वाले हैं, वो लेके आ रहे हैं। वो यहाँ पे लेके गए टी और कॉफ़ी। उसके बाद में जब वो जैसे ही कॉकपिट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक 5 फुट 3 इंच लंबा शख्स, जो कि ग्रे कलर का सूट पहना था, जिसके चेहरे पर लाल मास्क था, जो कि सिर पे मंकी कैप लगाए हुए था, एक हाथ में उसके बाएं हाथ में ग्रेनेड था और एक हाथ में राइट हैंड में उसके रिवॉल्वर थी। उसने यहाँ पे जो अनिल शर्मा थे उन्हें धक्का देते हुए वहाँ पे रोक लिया, पकड़ लिया। उसके बाद में उसने ये कहा कि कोई होशियारी नहीं करेगा, कोई हिलेगा नहीं, तैयारा हमारे कब्ज़े में है। तैयारा मतलब जो विमान है वो हमारे कब्ज़े में है। जैसे ही ये चीज़ हुई, इस फ्लाइट में करीबन उन 176 पैसेंजर्स में जितने लोग थे वो सब सन्न रह गए। और इन पैसेंजर्स में आपको बता दें, स्विट्ज़रलैंड के उस समय के सबसे ज़्यादा वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जिनको कहा जाता है, एक बहुत ही अमीर शख्स रॉबर्ट ग्योरी, वो भी इसमें शामिल थे। और ये वैसे शख्स थे कि जो भी इन हाईजैकर्स की अगर डिमांड होती तो वो उसको अकेले भी फुलफ़िल कर सकते थे, अकेले पूरा कर सकते थे, क्योंकि दुनिया भर में जो करेंसी नोट पब्लिशिंग की जो बिज़नेस है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट ग्योरी। तो वो भी उस प्लेन में शामिल थे। ये कैसे यहाँ पे उस प्लेन में आए थे?
चार्टर प्लेन से ट्रेवल करने वाले ये जो शख्स थे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, अपनी प्रेमिका के साथ में क्रिसमस मनाने के लिए, क्रिसमस की छुट्टियों के लिए जाने वाले थे। उन्होंने सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए इस विमान को यहाँ पे लिया था, वरना वो सिर्फ चार्टर प्लेन से ट्रेवल करते थे। और उस एक्सपीरियंस में ये उनका अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस बना है कि जिस तरह से उनको इस विमान के अंदर आना पड़ा जो कि हाईजैकर्स ने जिसको हाईजैक कर लिया था। साथ ही साथ में आपको बता दें कि इस विमान के अंदर उस समय RNAW के रॉ के एक एजेंट SBS तोमर वो भी इस फ्लाइट में शामिल थे। उन्होंने भी ये अनफॉर्चुनेट फ़्लाइट जो थी इसको बोर्ड किया था और यहाँ पे उन्हें भी बंदी बना लिया गया था। उनकी प्रेजेंस जो थी इस फ्लाइट में, दरअसल SBS तोमर जो हैं वो उस समय पे काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर रॉ के एक एजेंट की तरह, रॉ के एक ऑफिसर की तरह काम कर रहे थे और उनकी प्रेजेंस इस फ्लाइट में वो मौजूद थे। इस बात की पुष्टि भी बाद में की गई है एक बुक में जो कि AS दौलत साहब ने लिखी है, जो कि खुद रॉ के उस समय हेड हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे। उनकी एक बुक आई है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, तो उसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है। तो ये सारी चीज़ें थी कि ये इतने जो लोग थे ये भी इस प्लेन में थे उन पैसेंजर्स के साथ में। टेररिस्ट जो थे उनमें से एक टेररिस्ट कॉकपिट में एंटर करता है और पायलट शरण को कहता है कि आप वेस्ट की तरफ फ्लाई करिए, वेस्ट की तरफ आगे बढ़िए, मतलब कि लाहौर की तरफ इस प्लेन को आप ले जाइए। शरण ने यहाँ पे, कैप्टन शरण ने उस टेररिस्ट से कहा कि हमारे पास में उतना फ्यूल नहीं है अभी इस प्लेन के लिए कि हम इसको लाहौर तक ले जाएं। लेकिन वो शख्स वो टेररिस्ट जिसे सब सारे बाकी टेररिस्ट चीफ कहकर बुला रहे थे, यानी वो इब्राहिम अतर था, उसने यहाँ पे रिप्लाई दिया कैप्टन शरण को कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम अभी के अभी इस प्लेन को उड़ा देंगे। इसके बाद ये प्लेन उस समय लखनऊ के ऊपर से निकल रहा था, ऐसा बताया जाता है, जो इस प्लेन का पूरा रूट सामने आया है। बाकी 4 टेररिस्ट जो थे वो अलग अलग जगह अपनी पोजीशंस ले चुके थे, लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। क्रू को मिलाकर करीबन 191 लोग उस समय तक इस प्लेन में मौजूद थे और इन सभी को यहाँ पे बंदी बना लिया गया था। तो अब ये प्लेन जो था वो हाईजैक हो चुका था। इस वक्त वाराणसी का जो ATC था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, उनके लिए एक नॉर्मल आम दिन था। वहाँ पे जो ड्यूटी पर कंट्रोलर थे संपत कुमार और वॉच सुपरवाइज़र थे YK रोहिला, उनके लिए बहुत ही आम दिन था। करीबन 4:57 पर 4:57 पर शाम के IC-814 की तरफ से यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है वाराणसी ATC को कि हमें हाईजैक कर लिया गया है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन आती है ATC वाराणसी ने सीधा दिल्ली को अलर्ट किया। दिल्ली में उस समय इंस्पेक्टर यादव थे, उन्होंने यहाँ पे अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उनको ये बात बताई और इसके बाद में ये न्यूज़ पहुँचती है सीधा दिल्ली साउथ ब्लॉक में। PMO तक ये बात पहुँची। जैसे ही PMO में इस बात का अंदेशा हुआ, जब खबर आई, उसके बाद में सीधा एक CMG क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो था उसे सेटअप कर दिया गया। प्रधानमंत्री उस समय भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय खुद एक हवाई यात्रा पर थे, वो कहीं किसी दौरे पर थे और इसके बाद जब उनका प्लेन यहाँ पर लैंड होता है तब उन्हें इस बात की खबर दी जाती है। इस बात की उन्हें खबर दी थी उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा ने उन्हें हाईजैक के बारे में बताया और 6 बजे के करीबन राजीव गांधी भवन में दिल्ली के अंदर 23 सीनियर अथॉरिटीज़ जो थी, ऑफिसर्स जो थे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के, उन्होंने अपनी बैठक यहाँ पे शुरू कर दी थी। अब ये बैठक शुरू हो जाती है। मीटिंग जो थी उसे ऑर्गेनाइज़ किया था NSA ब्रजेश मिश्रा ने और साथ में जो ब्रजेश मिश्रा थे, आपको बता दें, PM अटल बिहारी वाजपेयी के उस समय चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हुआ करते थे। इस ग्रुप की जो अध्यक्षता थी वो कर रहे थे कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार। बाकी मेंबर्स जो इस ग्रुप में थे इन्वॉल्व, जो सीनियर ऑफिसर्स के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में इन्वॉल्व थे, उनमें AS दौलत भी थे जो उस समय RNAW के रॉ के हेड हुआ करते थे। निखिल कुमार थे जो चीफ थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के NSG के। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी थे। साथ में फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह थे। सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद कुमार थे और BJP के एक बड़े लीडर अरुण शौरी भी उस समय मौजूद थे इस मीटिंग के अंदर। प्लेन हाईजैक हुए करीबन अब तक 1.5 घंटा हो चुका था। इस बात का भी यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। शाम के 6:30 बजे इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने प्लेन को लाहौर में लैंड कराने के लिए परमिशन मांगी, क्योंकि ये पता था कि प्लेन को लाहौर ले जाने की मांग की जा रही है टेररिस्ट के द्वारा, हाईजैकर्स के द्वारा। प्लेन को लाहौर ले जाने के लिए यहाँ परमिशन मांगी जाती है इस्लामाबाद हाई कमीशन में, लेकिन यहाँ पे साफ मना कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा कि हम प्लेन को यहाँ पे लैंड नहीं होने देंगे। अब आप ये देखिए कि प्लेन में सिर्फ फ्यूल बचा था उस समय, जो बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि करीबन 10 से 15 मिनट तक की उड़ान ये प्लेन भर सकता था, इसमें इतना ही फ्यूल बचा था। हाईजैकर्स कैप्टन शरण के ऊपर रिफ्यूलिंग के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे, तो कैप्टन शरण ने यहाँ पे उन हाईजैकर्स को ये कहा कि अगर हम अमृतसर में लैंड करा देते हैं इस प्लेन को, तो हम यहाँ पे वहाँ रिफ्यूलिंग इसकी करा सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पे उन्होंने उन टेररिस्ट को ये बताया, वो टेररिस्ट उसके लिए मान भी जाते हैं
और शाम के 7:05 पर ये जो फ्लाइट थी, ये जो IC-814 विमान था जिसको हाईजैक कर लिया गया था, वो अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है। इधर पंजाब के अंदर पूरी सिक्योरिटी जो थी वो अलर्ट पर आ चुकी थी। पंजाब पुलिस के उस समय जो चीफ हुआ करते थे सरबजीत सिंह, वो यहाँ पे इंचार्ज थे इस पूरी सिचुएशन के। सरबजीत सिंह की बाद में जब उनके स्टेटमेंट्स आए तब उन्होंने बताया है कि उन्होंने CMG को ये कहा था, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को जो दिल्ली में सेटअप किया गया था सीनियर ऑफिसर्स का, उनको यहाँ पे सरबजीत सिंह ने कहा कि उनके पास में पंजाब के अंदर पंजाब कमांडोज़ हैं, ट्रेन पंजाब कमांडोज़ हैं जो कि एंटी टेररिज्म ऑपरेशन इस तरह के जो हैं उसमें माहिर हैं। वो यहाँ पे उस फ्लाइट के अंदर, उस एयरक्राफ्ट के अंदर जाके एक्शन कर सकते हैं और टेररिस्ट को मार सकते हैं। लेकिन CMG की तरफ से दिल्ली से ये रिस्पॉन्स था कि वो कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं चाहते। बेसिकली सरकार ने यहाँ पे अपना जो पक्ष था वो ये साफ रखा था कि हमें कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं चाहिए, यात्रियों की जान हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। CMG ये चाहता था कि प्लेन को अमृतसर में रुका के रखा जाए, कुछ देर वक्त मिले जिससे और कुछ सोचा जा सके, कुछ प्लान किया जा सके। इसी बीच में NSG को, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पे बता दिया गया था कि आपको तैयार हो जाना है डिपार्चर के लिए अमृतसर में, आपको यहाँ पे अमृतसर पहुँचने के लिए तैयार कर लीजिए। NSG ने खुद को तैयार भी कर लिया था। टाइम बताया जाता है 7:10 पर NSG तैयार थी। और उसके बाद CMG की तरफ से जब NSG को आदेश मिलता है, वो आदेश मिला था 7:40 पर। इस चीज़ में भी काफ़ी देरी हुई थी। ये यहाँ पे देर का मामला बाद में भी इसको पॉइंट आउट किया गया, ये बाद में भी सामने आता है कि CMG की तरफ से जो आदेश मिला वो भी बहुत देर से मिला था। 7:40 पर NSG को जब आदेश मिला अमृतसर पहुँचने के लिए, NSG यहाँ पे 7:55 पर NSG अमृतसर के लिए रवाना होती है। लेकिन अब तक ये बहुत देर हो चुकी थी। देर किस तरह से हो गई थी? क्योंकि जब प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ था उसी के बाद से हाईजैकर्स जो थे लगातार पायलट जो कैप्टन शरण थे उनके ऊपर ये दबाव बना रहे थे कि जल्दी से जल्दी रिफ्यूलिंग कराओ और इस प्लेन को आगे लेकर जाओ। यहाँ पे कैप्टन शरण के जो बयान, जो बाद में कई ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स ने या जो इस पूरे तहकीकात कर रहे थे इस पूरे केस की, उन्होंने भी बताया कि वो लगातार ये कह रहे थे कि ATC के तरफ से कि अगर 5 मिनट के अंदर यहाँ रिफ्यूलिंग नहीं हुई तो ये लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादी जो हैं वो पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे एक एक करके। इसी के तहत जब यहाँ पे रिफ्यूलिंग नहीं हो पा रही थी तो आतंकवादी बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे। इस तरह से वो उग्र हो गए थे। हाईजैकर्स ने इस बीच में क्या किया कि जो रिपोर्ट सामने आती है कि 7 लोगों को लेकर एग्जीक्यूटिव क्लास से वो यहाँ पे दूसरी जगह पे ले जाते हैं, वहाँ पे उनको सीटों से बांध देते हैं। और इन्हीं 7 लोगों में 2 लोग ऐसे थे, एक का नाम था पैसेंजर का सतनाम सिंह और दूसरे थे रुपिन काट्याल। इन दोनों को ही इनके चेस्ट में चाकू मारे जाते हैं, इनको स्टैब किया जाता है, इनको बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया जाता है। रुपिन काट्याल के बारे में आपको बता दें, उनकी नई शादी हुई थी और इसी के साथ जो उनकी वाइफ थी उसी फ्लाइट में रचना, तो उनको यहाँ पे नहीं पता था कि रुपिन काट्याल को अटैक किया गया, उनके ऊपर टेररिस्ट ने उनको मारा है। यहाँ पे उनको ये लगा था कि उनको दूसरी अलग अलग जगह पे बिठा दिया, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर्स ऐसे थे जिनको डिवाइड कर दिया गया था इन टेररिस्ट के द्वारा, फ्लाइट में अलग अलग जगह पे बिठा दिया गया था उठा के। यहाँ पे अब रुपिन काट्याल और सतनाम सिंह के ऊपर वार किए गए, अटैक किए गए टेररिस्ट के द्वारा फ्लाइट के अंदर। जो हाईजैकर्स थे वो बहुत ज़्यादा इसमें उग्र भी होते जा रहे थे। इस बीच में ये भी सोचा गया जब फ्लाइट अमृतसर में थी कि टायर्स जो हैं प्लेन के उनको पंचर कर दिया जाए, उनकी हवा यहाँ पे निकाल दी जाए, जिसकी वजह से ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हर कदम यहाँ पे बहुत सोच समझ के उठाना था, क्योंकि 190 लोगों की जान यहाँ पे दाव पर लगी हुई थी। इधर प्लेन में हाईजैकर जो था बर्गर, जिसका नाम था, जिसका असली नाम था सनी, तो यहाँ पे ये जो बर्गर था ये कॉकपिट में एंटर करता है और कैप्टन शरण से ये कहता है, बाकी लोगों को डिक्लेयर करता है कि हमने 3 पैसेंजर्स को मार दिया है। जब इन लोगों ने उन 7 लोगों में से 2 लोगों पे वार किया, यहाँ पे ये बर्गर जो था वो कॉकपिट में आके कहता है कि हमने 3 पैसेंजर्स को मार दिया है। जो वहाँ पे इब्राहिम अथर था, जिसको सारे टेररिस्ट चीफ कहकर बुलाते थे, तो ये जो था इसने यहाँ पे थ्रेटन किया, धमकी दी एक तरह से कि हम यहाँ बिना फ्यूल रिफ्यूलिंग के इस प्लेन को उड़ा देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सारे टेररिस्ट जो सारे पैसेंजर्स हैं उनकी जान यहाँ जा सकती है। इंडियन अथॉरिटीज़ ने इस बीच में ये तय किया कि फ्यूल का एक टैंकर जो होगा उसको भेजा जाएगा और इस फ्यूल के टैंकर को इस तरह से खड़ा कर दिया जाएगा प्लेन के सामने उस रनवे पर, जिससे प्लेन टेक ऑफ ही ना कर पाए। लेकिन जब ये टैंकर जो था वो बढ़ रहा था आगे, ATC लगातार उस टैंकर के कॉन्टैक्ट में थी। जो ड्राइवर था वो बहुत तेज़ी से इस टैंकर को चलाने लगा रनवे पर, और उसके बाद जब उसको टर्न लेना था, उस टर्न से पहले ही यहाँ पे ATC ने जब उस ड्राइवर से कहा टैंकर के कि आप अपनी स्पीड थोड़ी सी धीमी करिए, क्योंकि टेररिस्ट को शक हो सकता है। टेररिस्ट को पहले से ही शक था कि अमृतसर में अगर लैंडिंग करा रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक्शन हमारे ऊपर लिया जा सकता है।
लेकिन जैसे ही यहाँ पे उस टैंकर की स्पीड को टेरेस ने देखा कि जब वो अचानक से एटीसी ने उस टैंकर से कहा कि आप अपनी स्पीड धीमी कर लीजिए, उस ड्राइवर ने टैंकर को रोक दिया। वो जैसे ही टैंकर रुकता है, कॉकपिट से ये सारा नज़ारा देख रहा था चीफ जिसका नाम था इब्राहिम अतर, जो टेररिस्ट था, जो हाईजैकर था। उसने जैसे ही ये देखा है कि एक टैंकर सामने आ रहा है, इसको रनवे पर उतारने वाले हैं ये लोग, ये देखते ही उसने गन पॉइंट पर कैप्टन शरण को रखा और इसके बाद में उनको ये एक तरह से उनको दबाव डाला उनके ऊपर कि अब हाल के हाल आप जितना आपके पास में फ्यूल है उसी के साथ आप यहाँ पे प्लेन को टेक ऑफ कर दीजिए। और एक बार फिर इस तरह से ये हुआ कि फ्यूल बिना लिए प्लेन जो था वो अपनी उड़ान भर चुका था। वक्त था शाम के 7:50। टेक ऑफ के वक्त जहाज़ जो था, जो प्लेन था, वो उस टैंकर से टकराने भी वाला था। ऐसी भी खबरें सामने आती हैं क्योंकि वो जो टैंकर था वो बहुत ही नज़दीक था उस प्लेन के, और प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कुछ दूरी तक बहुत तेज़ चलना पड़ता है। तो यहाँ पे टक्कर होते होते बची, एक मेजर एक्सीडेंट होते होते बचा रनवे पर। लेकिन इसी के बाद आप ये देखिए कि अमृतसर में करीबन 45 से 50 मिनट तक IC-814 रुका रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा सका। तो ये विमान जो था वो अमृतसर से उड़ान भर चुका था लाहौर की तरफ। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे लेकिन सामने ऐसी आती हैं कि अमृतसर में कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सका। ये रिपोर्ट्स छापी गई हैं, पब्लिश हुई हैं, लोगों ने अपनी बुक्स में भी इनको लिखा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स ने, लेकिन इनका सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा होगा। ये बातें इस तरह से बताई जाती हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स को, जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनको यहाँ पे कमांडोज को भेजने से, एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने से रोका गया था चीफ सेक्रेटरी ऑफ वाजपेयी NK सिंह के द्वारा। मतलब जो उसमें प्रधानमंत्री वाजपेयी के चीफ सेक्रेटरी थे NK सिंह, उनके द्वारा इन फोर्सेस को रोका गया था क्योंकि NK सिंह की जो छोटी बहन थी उनकी शादी हुई थी SBS तोमर से, जो कि रॉ के एजेंट थे, जो कि उस फ्लाइट में मौजूद थे, शामिल थे उन होस्टेजेस में। तो इस वजह से यहाँ पे किसी भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को रोका गया, इसका आदेश नहीं दिया गया। लेकिन इस बात के बारे में आपको बता दें, ये कोई भी पुख्ता सबूत इसका नहीं मिलता है। ये बातें सिर्फ जो हैं वो अनुमानित बातें हैं, इनका सिर्फ अनुमान लगाया जाता है और लोग ऐसा मानते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स उन्होंने छापी हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि वहाँ पे एक रॉ के एजेंट जो SBS तोमर थे वो उस फ्लाइट में मौजूद थे, और इसके साथ ही जो चीफ सेक्रेटरी हैं थे उस समय वाजपेयी के NK सिंह, उनकी छोटी बहन की SBS तोमर से उनका विवाह भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब प्लेन जो था वो उड़ान भर चुका था अमृतसर से, पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर भी कर चुका था। लेकिन एंटर होने के बावजूद, क्योंकि फ्यूल जो था वो ख़त्म होने पर था, अंतिम समय तक भी लाहौर का जो ATC था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, वो प्लेन को लैंड होने के लिए अनुमति नहीं दे रहा था, परमिशन नहीं दे रहा था। परमिशन यहाँ पे नहीं थी। इस बीच में पाक अथॉरिटीज़ ने क्या किया, पाकिस्तान के जो लाहौर के ATC था उसने क्या किया कि अपने एयरपोर्ट की रनवे की जो लाइट्स थी वो पूरी तरह से बंद कर दी। पूरी तरह से उन लाइट्स को ऑफ कर दिया गया, जिससे कि प्लेन को ये दिखे ही ना कि लैंड कहाँ पे करना है। इस बीच में पाक अथॉरिटीज़ ने जब ये सब क्योंकि वो देख रही थी लगातार प्लेन का जो मूवमेंट था, वो अपने रडार पे उसको भी चेक कर पा रही थी कि ये प्लेन कहाँ है, कहाँ तक आ चुका है। इस बीच में कैप्टन शरण ने एक प्लान बनाया, क्योंकि लगातार जो टेररिस्ट थे, जो हाईजैकर्स थे, वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप क्रैश लैंडिंग करा दीजिए, अगर कहीं नहीं रनवे दिख रहा है तो आप क्रैश लैंडिंग करा दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। लेकिन यहाँ पे कैप्टन शरण ने एक प्लान बनाया कि लाहौर ATC को बेवकूफ़ किस तरह से बनाया जाए। उन्होंने ये किया कि एक तरह से क्रैश लैंडिंग होते हुए अगर हम किसी गलत जगह पे दिखा दें तो यहाँ पे उन्हें जो पाकिस्तान की ATC है, जो लाहौर की ATC है, उनको रनवे की लाइट्स खोलनी पड़ेंगी। वो इसी तरह का कुछ हुआ। कैप्टन शरण ने क्या किया कि एक हाईवे की तरफ प्लेन को लैंड होता हुआ दिखाया यहाँ पे, और जैसे ही ये उस हाईवे के नज़दीक जाने वाले थे, जब वहाँ पे गाड़ियाँ दिखने लगी थी नीचे, अचानक से उन्होंने वहाँ से उस प्लेन को दोबारा से टेक ऑफ कर लिया, वहाँ से दोबारा से ऊपर हवा में उड़ा लिया। ये देखते हुए लाहौर के ATC ने ये देखा कि कहीं ये क्रैश लैंडिंग किसी एक हाईवे पे करने वाले हैं, तो इसकी वजह से इनको जगह दे दी जाए, इनको रनवे का ऑन कर दिया जाए लाइट्स। और ये उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे लाहौर की ATC ने अपनी रनवे की लाइट्स को दोबारा से ऑन किया, प्लेन यहाँ पे लाहौर में लैंड हो जाता है। प्लेन यहाँ लैंड हुआ, उसकी रिफ्यूलिंग की गई। लाहौर में यहाँ पर रिफ्यूलिंग होती है। कैप्टन शरण ने एक रिक्वेस्ट की थी इस दौरान, जो लाहौर की पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ थी उनको, कि जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं, क्योंकि इस समय तक आपको याद होगा कि रुपिन काट्याल और सतनाम सिंह को बुरी तरह से स्टैप किया गया था, उनको बहुत चाकू मारे गए थे उनके चेस्ट पे, उनके हाथों पे। तो यहाँ पे इनसे जब रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से कैप्टन शरण के द्वारा कि जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं उनको यहाँ पे उतार दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस अपील को, इसको डिनाई कर दिया। इसके बाद इधर पाकिस्तान ने
क्या एक और चीज़ की थी कि भारत के जो उस समय इंडियन एम्बेसडर हुआ करते थे जी पार्थसारथी, तो जी पार्थसारथी जो थे वो उस समय पे इंडियन एम्बेसडर थे, पाकिस्तान में पोस्टेड थे। हाईजैकर्स से बातचीत के लिए उनको भेजा जाने वाला था और वो अपने हेलीकॉप्टर में यहाँ पे रवाना होने वाले थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की तरफ से उनको बहुत देरी से प्रोवाइड किया गया, बहुत देरी से दिया गया, ये बात सामने आती है, जिसके चलते जब तक वो लाहौर पहुँचे वहाँ पे उस एयरपोर्ट पर IC-814 को पाक अथॉरिटीज़ ने, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट था उस समय परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने रात के 10:32 पर लाहौर से टेक ऑफ करा दिया था। जब तक हमारे इंडियन एम्बेसडर वहाँ पे पहुँचते बातचीत के लिए, यहाँ पे वो विमान एक बार फिर से टेक ऑफ करा दिया था और अब वो विमान जो था IC-814 वो अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। तो अब लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद ये जो विमान था वो काबुल होते हुए मस्कट, उसके बाद ओमान, यहाँ तक पहुँचा, लेकिन कहीं भी इसको लैंड करने के लिए अनुमति नहीं मिली, परमिशन नहीं दी गई। विमान में एक बार फिर से उसको रिफ्यूल भी करना था क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक दोबारा से चल चुका था। इस बीच इंडियन अथॉरिटीज़ जो थी उन्होंने दुबई से बातचीत की, उन्होंने कांटेक्ट किया यूएस को, पहले यूएस से बातचीत की गई और यूएस के प्रेशर में UAE जो गवर्नमेंट है, जो दुबई की यहाँ पे सरकार है, उनसे अनुमति ले ली गई कि इस प्लेन को, विमान को दुबई में लैंड करा लिया जाए। ये खबर पहुँचाई जाती है ATC के द्वारा कैप्टन शरण तक। इसके बाद दुबई में इस प्लेन को लैंड करवाया जाता है। लेकिन UAE गवर्नमेंट ने एक और चीज़ ये यहाँ पे अपनी एक कंडीशन रखी थी कि इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं, जो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं, वो यहाँ पे कोई भी कमांडो ऑपरेशन नहीं करेंगे यहाँ पे दुबई के एयरपोर्ट पर। तो इस बात की यहाँ पे अनुमति हमारी भारत सरकार को, इंडियन अथॉरिटीज़ को नहीं दी गई थी कोई भी कमांडो हाईजैक ऑपरेशन या स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करने की। तो यहाँ पे रिफ्यूलिंग जब की जा रही थी, 25 दिसंबर सुबह के 3 बजे की ये बात है, जब ये विमान जो था ये जब लैंड होता है दुबई के मिलिट्री एयरपोर्ट पर, मिलिट्री बेस एयरपोर्ट पर, तब यहाँ पे इस विमान के जो ईंधन इसमें भरा जा रहा था, रिफ्यूलिंग की जा रही थी, उसके एवज में ये नेगोशिएशन एक हुआ था हाईजैकर्स के साथ में कि करीबन 70 यात्रियों को, 70 पैसेंजर जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हों, उनको छोड़ा जाएगा। जब ईंधन भरने के एवज में 70 लोगों को छोड़ने की यहाँ पे हाईजैकर से बात हो चुकी थी, इसके बावजूद भी दुबई में सिर्फ 26 यात्रियों को यहाँ पे हाईजैकर्स ने छोड़ा विमान से। इन यात्रियों में ज़्यादातर बीमार लोग, जो वृद्ध थे वो थे, औरतें और बच्चे थे। साथ में यात्रियों को जो लाने के लिए यहाँ पे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर उस समय शरद यादव हुआ करते थे भारत के, वो उसी दिन दुबई पहुँच जाते हैं। वो दुबई से इन 26 यात्रियों को वापस लेकर आते हैं। उन 26 यात्रियों के साथ दुबई में रुपिन कात्याल का जो पार्थिव शरीर था उसको भी वहाँ पे उतारा गया था। उनकी उस फ्लाइट में ही मौत हो चुकी थी और रुबिन कात्याल जो हैं वो अकेले व्यक्ति हैं जिनकी इस पूरे हाईजैक में जान गई थी। ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो उनके परिवार के साथ हुआ, उसके ये बहुत गलत उनके परिवार के साथ उस समय हुआ था। इसके बाद ये जो विमान है दुबई से अफ़गानिस्तान में काबुल की तरफ बढ़ना शुरू करता है। जब ये बढ़ रहा था काबुल की तरफ, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तरफ जैसे ही ये विमान पहुंचता है, हाईजैकर्स कैप्टन शरण को कहते हैं कि इस विमान को आप कंधार ले जाइए, कंधार की तरफ इसको जाने के लिए इन्हें कहते हैं। उस वक्त आपको बता दें अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी और ये भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही बड़ी चिंता का विषय एक और बन चुका था। एक तो हमारा प्लेन हाईजैक है, उसके बाद में आप इसको तालिबान में कंधार में लैंड कराने के लिए कह रहे हैं। 26 दिसंबर की सुबह 8 बजे विमान जो था वो कंधार हवाई अड्डे पर लैंड हो जाता है। कंधार हवाई अड्डे पर पहुंचा 190 पैसेंजर्स जो अभी तक करीबन 40 घंटों से बंदी बने हुए थे, हॉस्टेजेस बने हुए थे। और इसके बाद IC-814 जो ये विमान था वो आने वाले 6 दिनों तक इन पैसेंजर्स के लिए एक जेल की तरह बना रहने वाला था। तो अब ये प्लेन जब IC-814 कंधार में लैंड हो जाता है, इसके बाद ही तालिबान के जो लड़ाके थे, जो वहाँ के मिलिटेंट्स थे, वो इस एयरक्राफ्ट को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तालिबान की तरफ से ये क्लेम किया गया कि हमने ऐसा इसलिए किया था कि जिससे हाईजैकर्स जो हैं वो किसी पैसेंजर को मार ना सके, जबकि माना ये जाता है कि ये इसलिए किया गया था जिससे इंडियन मिलिट्री कोई भी अपना ऑपरेशन यहाँ पे कंधार के अंदर उन हाईजैकर्स के ऊपर ना कर सके। तो ये कॉन्स्पिरेसी की तरह इसको यहाँ पे देखा जाता है। साथ ही साथ में तालिबान ने क्या किया, पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए, ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक मीडिएटर का रोल प्ले करने लगे। मीडिएटर का रोल किस तरह से प्ले करने लगे कि हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में हम सुलह कराएंगे, हम यहाँ पे डिसीजन जो होगा उसका निर्णय दिलवाएंगे और अच्छे से अच्छा नेगोशिएशन हम कराएंगे। तालिबान का उस समय पे जो हेड था मुल्ला उमर, उसने अपने विदेश मंत्री वकील मोहम्मद मुतक्किल, उसके साथ में यहाँ पे हाईजैकर्स से बातचीत शुरू कर दी। ये दोनों यहाँ पे बातचीत करते हैं और इसी के बाद भारत की तरफ से
करीबन हाईजैक के 68 घंटों के बाद जो पहले इंडियन ऑफिसर थे जो पहुंचे थे कंधार, उनका नाम था AR घनश्याम। AR घनश्याम जो डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट बातचीत करने के लिए हाईजैकर्स के साथ में जो पहले ऑफिसर गए थे भारत की तरफ से फाइनली अब कंधार में, क्योंकि ये प्लेन रहने वाला था, तो वो थे AR घनश्याम, जो उस समय कमर्शियल काउंसलर हुआ करते थे इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के अंदर। ये यहाँ पहुँचते हैं, इन्हें जो फॉरेन मिनिस्टर था तालिबान गवर्नमेंट का, वाकिल अहमद मुतक्किल, वो यहाँ पर रिसीव करने आता है। इस समय तक हाईजैकिंग जो थी वो एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी थी कि कंधार में एक विमान है इंडियन एयरलाइंस का और उसमें इतने 190 करीबन लोगों को बंदी बना के रखा गया है और आगे ना जाने कितने दिनों तक नेगोशिएशन जब तक चलेंगे तब तक ये यहाँ पे रहने वाला है। तो उस छोटे से एयरपोर्ट पर कंधार के, जहाँ पे बताते हैं कि सिर्फ 2 रूम और एक जो वॉशरूम था वो वहाँ पे उपलब्ध था, वहाँ पे उस 2 रूम के एयरपोर्ट में दुनिया भर के बड़े बड़े तमाम सारे जर्नलिस्ट जो थे, जो पत्रकार थे भारत से और दुनिया भर से, वो वहाँ पहुँच चुके थे और वो इस पूरी जो बातचीत अब टेररिस्ट के बीच में, हाईजैकर्स और भारतीय सरकार के बीच में होने वाली थी, उसको कवर करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके थे। ये सारी चीज़ें होती हैं। इस बीच में जो AR घनश्याम, जो यहाँ से पहले ऑफिसर हमारे भारत के थे, वो जब पहुँचे थे तो वहाँ कंधार में जो तालिबान का जो कोर कमांडर था मेजर उस्मान, उसके साथ में यहाँ पर डिस्कशन उनके हुए। डिस्कशन के बीच में मेजर उस्मान ने ये कहा AR घनश्याम जी से कि अगर वहाँ 200 भीड़ें भी होती तो भी हम विमान को उड़ा देते। वो एक तरह से अपनी वहाँ पे अपनी शेखी बघार रहे थे कि इस तरह से हम ये करते अगर हमारा प्लेन कभी हाईजैक अगर हुआ होता तो, कि अगर वहाँ 200 भीड़ें भी होती तो भी हम प्लेन को उड़ा देते। घनश्याम जी ने फ़ोन पर जो वॉकी टॉकी थे उन पर पहली बार जो वॉकी टॉकी कंधार एयरपोर्ट की तरफ से, जो ATC कंधार था उसकी तरफ से हाईजैकर्स को दिए गए थे तालिबानियों की तरफ से, तो यहाँ पे उन वॉकी टॉकी पर जब हाईजैकर्स से बातचीत शुरू की, उसके बाद उन्होंने जो अपनी पहली रिपोर्ट भेजी थी फैक्स के ज़रिए दिल्ली, वो रिपोर्ट आई थी 27 दिसंबर की दोपहर में। दिल्ली जब ये रिपोर्ट पहुंची, इसके बाद भारत सरकार और ज़्यादा एक तरह से चिंता में आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे हाईजैकर्स ने ये धमकी दी थी कि हम अब पैसेंजर्स को मारना शुरू करने वाले हैं, हम पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे अगर जल्दी से जल्दी भारत की तरफ से एक नेगोशिएटिंग टीम, एक हाई नेगोशिएटिंग टीम यहाँ पर नहीं पहुँचती है तो हम यहाँ पैसेंजर्स को अब मारना शुरू करने वाले हैं। और ये पहली बार था जब हाईजैकर्स की तरफ से एक टाइमिंग दिया गया था, एक टाइम दिया गया था कि 1:40 पर अगर यहाँ पे इस डेडलाइन तक नहीं आपने किसी को भेजा तो हम एक एक करके पैसेंजर्स को मारना शुरू करने वाले हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय बन गया था। तुरंत ही भारत की तरफ से 52 लोगों की टीम, 52 लोगों की एक टीम, जल्दी से जल्दी इसको रवाना किया जाता है। इस टीम के अंदर 7 सीनियर ऑफिसर्स थे, 7 सीनियर ऑफिशियल्स थे इंडियन अथॉरिटीज़ के, भारत सरकार के, जो कि कोर नेगोशिएटिंग टीम होने वाली थी कांधार हाईजैक की। उन 7 लोगों की टीम में उनके साथ में रिलीफ क्रू भी था और साथ ही साथ में मेडिकल स्टाफ के लोग भी शामिल थे उन 52 लोगों में। नेगोशिएटिंग टीम जो थी उसमें जो लोग थे उनके बारे में आपको बता दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो के N सांधु थे, CD सहाय थे, अजीत डोभाल थे, आनंद अर्नी थे RNAW से, रॉ से, और विवेक काटजू थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से। विवेक काटजू जो थे वो इस नेगोशिएटिंग टीम को लीड भी कर रहे थे यहाँ पे। अब हाईजैकर्स जो थे वो, क्योंकि वॉकी टॉकी से जो ATC कंधार ने उन्हें प्रोवाइड किए थे, कभी कभी वो एयरक्राफ्ट जो था उसका VHS जो सेट था उससे भी बातचीत यहाँ पे करते थे। तो ये बातचीत शुरू होती है। अजीत डोभाल उस समय पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर ओवरसीइंग स्पेशल ऑपरेशंस हुआ करते थे, तो ये यहाँ पे स्पेशल डायरेक्टर थे IB के। डोभाल ने हाईजैकर्स से बातचीत शुरू की, उनसे ये पूछा कि अपनी डिमांड्स बताइए, अपनी डिमांड्स को एक एक करके हमें बताना शुरू कीजिए। हाईजैकर्स ने कहा कि हमें अजहर चाहिए और बाकी कुछ और कश्मीरी मिलिटेंट्स चाहिए। तो यहाँ डोभाल ने उनसे कहा कि कौन है वो लोग, उनके नाम के तौर पर आप हमें यहाँ पे बताइए, एग्जैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कितने लोग, कौन लोग हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आपको मसूद अजहर दे दें, उसके बाद में आप और लंबे किसी और नामों की हमें फहरिस्त दे दें, लिस्ट दे दें। तो यहाँ पे इसके बाद जब ये चीज़ कही गई डोभाल के द्वारा, तब वहाँ पे नेगोशिएटर्स जी जो हाईजैकर्स थे, इन्होंने प्लेन से एक पेपर फेंका। एक पेपर था जिसके ऊपर वो नाम लिखे हुए थे, वो पेपर प्लेन के से फेंका जाता है नीचे। उस पेपर में डिमांड जो थी वो हाईजैकर्स की, टेररिस्ट की राइटिंग में मौजूद थी। उसमें ये लिखा था कि हमें मसूद अजहर को छुड़वाना है, वो चाहिए, उसके साथ में 36 मिलिटेंट्स चाहिए, उनको आप छोड़िए। नाम के साथ उन लोगों के नाम लिखे गए थे यहाँ पे, 36 लोगों के, मसूद अजहर का नाम था। $200 मिलियन चाहिए, यानी उसमें 860 करोड़ रुपए चाहिए, वो आप इन टेररिस्ट को देंगे जिनको आप रिहा करेंगे। और साथ ही साथ में एक शरीर है, इसका जो बॉडी है एक टेररिस्ट की, सज्जाद अफगानी, जो इसको पिछले इसी साल में जून के महीने में जम्मू में मारा गया था, उसकी बॉडी हमें यहाँ पे चाहिए। अजीत डोभाल ने हाईजैकर्स से रिक्वेस्ट की
कि आप एक काम करिए कि आप पहले यहाँ पे महिलाओं को और बच्चों को रिलीज़ कर दीजिए। बेसिकली अजीत डोभाल यहाँ पे भापना चाह रहे थे उन हाईजैकर्स का दिमाग किस तरह का चल रहा है, कितने वो गहराई में जाके सोच सकते हैं, तो वो उनको भापना चाह रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने आइडिया निकाला था कि पहले महिलाओं और बच्चों को रिलीज़ करने की डिमांड रखी जाएगी, जिससे ये पता चल जाए कि एक्सटेंट ऑफ कमिटमेंट कितना है इन हाईजैकर्स का, ये कितनी हद तक अपनी कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इनकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट कितनी है, कितना इनके अंदर ह्यूमैनिटी अभी बची है। तो ये महिलाओं बच्चों के नाम पर उनको रिहा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन सामने से जो रिप्लाई आया वो बहुत ही एक तरह से सख्त रिप्लाई, जिसको कहते हैं कि स्ट्रेट नो जिसको कहा जाता है, वो रिप्लाई आया था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप मसूद अज़हर को रिहा कीजिए, उसके बाद ही हम किसी को रिहा करेंगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे महिलाएं हों। ये रिप्लाई सामने से आता है। प्लेन के अंदर स्थिति बेहद ज़्यादा ख़राब इस समय तक हो चुकी थी। आपको बता दें क्योंकि ये लगातार अभी 4-5 दिन हो चुके हैं और बाकी पूरे 7 दिनों तक ये प्लेन जो था वो हाईजैक में रहा है, वो बंदी रहे हैं वो लोग वहाँ पे। उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की होगी वो वही लोग जान सकते हैं, कोई और उस चीज़ को फील भी नहीं कर सकता है। स्थिति इतनी ज़्यादा बेकार थी कि टॉयलेट्स जो थी, जो वॉशरूम था प्लेन का, वो काम करना बंद कर दिया था। बुरी तरह से वहाँ पे बदबू आ रही थी। हर अगली सुबह हाईजैकर जो थे वो धमकाते थे आके लोगों को कि आज हम तुम लोगों को मार देंगे, आज एक एक करके तुम लोगों को मारा जाएगा। 28 दिसंबर तक, क्योंकि अब ये टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, 4 दिन हो चुके थे, 24 से 28 दिसंबर आ चुकी थी, हाईजैकर्स ने और बदतर तरीके से बुरी तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया था लोगों के साथ में। वो खाना और जो पानी था उसको मंगवाना उन्होंने बंद कर दिया था। 28 दिसंबर का वो दिन था जब ना कोई खाना आया ना कोई पानी आया था ट्रेन के अंदर लोगों के लिए। और कई पैसेंजर्स बताते हैं कि कई बार उनके दिमाग में, उनके मन में इस तरह के ख्याल आए, इस तरह की चीज़ें आई कि खुद ही अटैक कर दिया जाए इन हाईजैकर्स के ऊपर, इन टेररिस्ट के ऊपर, खुद ही बंदूक उठा ली जाए अगर कहीं पे मौका मिलता है, और इसके बाद इन लोगों पर अटैक करके खुद इन्हें मार दिया जाए। तो हालात जो थे वो बद से बदतर होते जा रहे थे। देश विदेश का मीडिया लगातार खबरें दिखा रहा था, कंधार से जितनी खबरें आ रही थी उनको टेलीकास्ट किया जा रहा था। इसी बीच में 28 दिसंबर 1999 को उस समय के तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह, जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन जो उनके पास में थी वो दे रहे थे प्रेस को। इस बीच में जो लोग थे, जो लोग उस समय बंदी बने हुए थे, उनके रिश्तेदार जो भारत में थे वो यहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाके चिल्लाने लगते हैं। उन लोगों ने ये कहा, जो कि लोग जाहिर सी बात है वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके घर के लोग, उनके करीबी लोग उस फ्लाइट में हैं जिसको हाईजैकर्स ने हाईजैक करके रखा, टेररिस्ट ने। तो यहाँ पे उन लोगों ने ये कहा चिल्लाते हुए जसवंत सिंह से कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के लिए आतंकवादियों को छोड़ा जा सकता है तो फिर हमारे लोगों के लिए क्यों नहीं, हमारे अपनों के लिए क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि जिनको छोड़ना है आप छोड़िए, लेकिन हमारे लोगों को यहाँ पे वापस लेकर आइए। तो हमने आपको बताया था कि रुबैया सईद का जो अपहरण हुआ था उसके लिए 5 टेररिस्ट को छोड़ा गया था। तो यहाँ पे लोगों ने एक बार फिर से, जो 10 साल पहले एक मामला ये हुआ था जिससे हमने अपनी इस कहानी की शुरुआत की थी, उसी का यहाँ पे लोगों ने एक बेस बनाया था। इसके बाद में आपको बताएंगे हाईजैकर्स ने भी इसी चीज़ को एक बार बेस बनाया था नेगोशिएशन के दौरान। तो ये एक बड़ा इंसिडेंट था जिसको बेस बनाकर यहाँ पे लोगों ने और हाईजैकर्स ने, दोनों ने ही अपनी डिमांड्स यहाँ पे रखी थी। तो लोगों का ये कहना था कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को छुड़ाया जा सकता है 5 टेररिस्ट को देकर, तो हमारे इतने सारे लोगों को क्यों नहीं छुड़ाया जा सकता। ये चीज़ें चलती हैं। इस बीच में जो डोभाल थे वो लगातार नेगोशिएट कर रहे थे अलग अलग तरीक़ों से। उन्होंने एक और नेगोशिएशन की जो बात थी वो टेररिस्ट के हाईजैकर्स के सामने रखी। उन्होंने कहा कि तुमने जिन एक शख्स को रुपिन कट्याल को जिनकी हत्या कर दी है, उनकी वाइफ उसी फ्लाइट में है, रचना, तो उनको कम से कम यहाँ पे छोड़ दिया जाए। तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ही आप उनको छोड़ दें। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए कत्याल जो फैमिली थी जो भारत में थी, उनसे एक अपील भी इशू कराई गई थी। जो हाईजैकर्स के लिए उन्होंने एक अपील की थी कि उनकी जो बहू है उनको छोड़ दिया जाए। टीवी पर वो अपील भी आई, साथ में गवर्नमेंट को भी उन्होंने कन्वे की थी अपनी रिक्वेस्ट कि उनकी जो बहू जो अभी यहाँ पे हैं उस फ्लाइट में, उनको कम से कम यहाँ पे छोड़ दिया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि हाईजैकर्स का माइंड किस तरह से चल रहा था, वो कितने ज़्यादा खौफनाक तरीके से यहाँ पे काम कर रहे थे कि एक ऐसी महिला को छोड़ने की अर्ज़ी पर, ऐसी रिक्वेस्ट पर, जिनकी शादी 3 दिसंबर को हुई थी और 24 दिसंबर के दिन उनको कुछ ही दिनों के बाद में वो विधवा हो गई थी। उनके पति को यहाँ पे इन लोगों ने मार दिया था। इन महिला को छोड़ने के लिए भी यहाँ पे टेररिस्ट माने नहीं, इन लोगों ने यहाँ पे मना कर दिया। और साथ में ये रिप्लाई आया था, पहले तो ये रिप्लाई दिया कि हम आपको थोड़ी देर सोच के बताते हैं, और इसके बाद आधे घंटे का समय लेने के बाद में एक सीधा जवाब यहाँ पे टेररिस्ट की, हाईजैकर्स की तरफ से पहुँचा था अजीत डोभाल के पास में कि हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, पहले हमारी मांगें आपको माननी पड़ेंगी। ये चीज़ यहाँ पे होती है।
इस बीच में अब तालिबान की जो सरकार थी और तालिबान का मुल्ला उमर और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होने लगे थे इन बातचीतों में, नेगोशिएट करने लगे थे हाईजैकर्स के साथ में। तो इन नेगोशिएशंस के दौरान हाईजैकर्स से, टेररिस्ट से जो पैसा था एक उसकी मांग, और साथ में जो एक शरीर था, जो बॉडी थी सज्जाद अफगानी एक टेररिस्ट की, जो कि देने की मांग की थी टेररिस्ट के द्वारा, इन दोनों मांगों को, पैसे की मांग और बॉडी की मांग जो थी, उसको यहाँ पे मना करवा दिया जाता है अफगान ये जो टेररिस्ट थे इनसे तालिबान की सरकार के द्वारा। तालिबान की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इस तरह से एक धर्म का एंगल यहाँ पे इसको देके नेगोशिएट किया था, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट, जो हाईजैकर्स थे, अब वो सिर्फ ये चाहते थे कि 36 जो आतंकवादी हैं उनको रिहा किया जा सके, लेकिन 36 आतंकवादियों को हम रिहा करना नहीं चाहते थे। इसके लिए अजीत डोभाल ने फिर से अपना मोर्चा संभाला, उन्होंने फिर से एक बार नेगोशिएट करना जारी रखा। तालिबान का यहाँ पे एक तरह से ये देखने को मिलता है कि तालिबान ये ट्राई कर रहा था कि उसका एक इम्प्रेशन है जो दुनिया भर में सही जाए, इस तरह से इम्प्रेशन उसका जाए कि वो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नेगोशिएटर थे भारत की तरफ से, जो सीनियर ऑफिसर थे, उनमें से एक का बयान सामने ये आया था, बाद में उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया था कि तालिबान कभी भी हमारी साइड में था ही नहीं। तालिबान हमेशा से हाईजैकर्स की साइड में था। जब भी मिलिटेंट्स को छोड़ने की बात आती थी तो उसने कभी भी, जो 36 मिलिटेंट थे जिनको छोड़ने की मांग जो हाईजैकर्स कर रहे थे, कभी भी उस बात पर अपना पॉइंट नहीं रखा। उसने हमेशा दूसरी जो चीज़ें थी उन पर अपना पॉइंट रखा। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो इंडियन नेगोशिएटर, जो ऑफिसर्स हमारी तरफ से गए थे, उन 7 लोगों की जो टीम थी नेगोशिएटर्स की, उनको कई बार ऐसा लगा कि उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनको ऐसा शक हुआ कि उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इस बात के प्रूफ इस तरह से मिलते हैं कि 3 कन्नड़ बोलने वाले ऑफिसर्स थे, जिनमें आनंद अडनी, AR घनश्याम और CD सहाय थे। तो ये लोग अपनी लैंग्वेज में, जो साउथ इंडियन लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें वहाँ पे ये लोग लगातार कई बार बातें ऐसी करते थे। और ये उस दौरान पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर ने छाप दिया था, जब उन्होंने अपना एक आर्टिकल छापा कि इंडियन नेगोशिएटर्स स्पोक इन कोड लैंग्वेज। उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान ने एक आर्टिकल छापा था कि इंडियन नेगोशिएटर जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये सस्पिशन, ये जो शक था, वो लगातार और मजबूत होता जा रहा था हमारे नेगोशिएटर्स को, कि उनके रूम्स जो हैं, जो उनको वहाँ पे रूम कंधार में मिले हैं, उनको बग किया गया है, उनमें बग लगाए गए हैं, वहाँ पे उनकी बातें सुनी जा रही हैं। इधर अजीत डोभाल अपना लगातार काम कर रहे थे, वो नेगोशिएट करते जा रहे थे। जो डिमांड थी अब जो 36 आतंकवादियों को छोड़ने की, उनको भी नीचे लाया जा रहा था टेररिस्ट की। इस बीच में डोभाल ने कई अलग अलग चीज़ें जो थी, बातें, जो नेगोशिएशंस थे, वो किए आतंकवादियों के साथ में। तो ये रिपोर्ट जो है वो हम आपके लिए बहुत रिसर्च करके निकाल के लाए हैं। आपने शायद ही इनके बारे में सुना होगा। डोभाल ने ये कहा था उन लोगों से कि जो 36 लोग जिनको आप निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, इन आतंकवादियों को हम रिलीज़ करें। आपको अगर नहीं पता हो तो हम आपको बता देते हैं कि भारत के अंदर लीगल सिस्टम इस तरह का है कि बहुत लंबा समय इस चीज़ में लग सकता है। क्या आप इतना लंबा वेट करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपको बहुत दिनों तक यहाँ पर रहना पड़े? तो यहाँ जो हाईजैकर थे प्लेन के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि आप हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, घुमा फिरा के आंसर मत दीजिए, हमें शॉर्ट आंसर चाहिए, और हमें ये बताइए सीधा सीधा कि आप छोड़ने के लिए राज़ी हैं भी या नहीं उन आतंकवादियों को जिनको हम छोड़ाने की मांग आपसे कर रहे हैं। इसके बाद डोभाल ने एक और यहाँ पे नेगोशिएशन जो उनका था उसको ट्राई किया था। वो इस तरह का था, जब उन्होंने सेंटर और स्टेट के रिलेशंस थे उनके बारे में बातचीत यहाँ पे की थी। उन्होंने आतंकवादियों से, उन हाईजैकर्स से कहा कि जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं फारूक अब्दुल्ला उस समय, वो परमिशन यहाँ पे नहीं देंगे इन मिलिटेंट्स के, इन आतंकवादियों के रिलीज़ के लिए, इन लोगों को छोड़ने के लिए वो यहाँ पे इसकी परमिशन नहीं देंगे। तो लेकिन यहाँ पे आतंकवादियों के, हाईजैकर्स के द्वारा डोभाल से ये कहा गया, अजीत डोभाल सर से, कि रुबैया सईद जो थी उसको भी छोड़ा गया था और तब चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ही थे। तो जब उनके टाइम पर नेगोशिएटर्स ने 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया तो आपको क्या तकलीफ है? इस तरह की बात यहाँ पे हाईजैकर्स के द्वारा की गई। एक बार फिर से रुबैया सईद का जो अपहरण हुआ था तो उस समय पर नेगोशिएशन बिना किए 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था, जबकि JKLF जो था वो एक आतंकवादी हामिद शेख जो था उसको रिहा करने पर भी मान सकता था। लेकिन ऑफिसर्स ये चीज़ें बताते हैं कि वो मान सकता था, लेकिन फिर भी 5 आतंकवादियों को उस समय रिलीज़ किया गया था, जिसकी वजह से इन टेररिस्ट का, आतंकवादियों का मनोबल भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो इसकी बात भी यहाँ पे हाईजैकर्स ने डोभाल सर से की थी। इसके बाद आप ये देखिए कि रात करीबन 29 दिसंबर की रात तक भी अजीत डोभाल लगातार ट्राई करते हैं जिससे और उनकी डिमांड्स को नीचे लाया जाए, और उनकी डिमांड्स नीचे आई भी हाईजैकर्स की। हाईजैकर्स ने हर बार ये कहा कि अब इसके बाद हम ये प्लेन जो है इसको उड़ा देंगे और हर
बार उनका जो ये कहना था वो सख्त होता जा रहा था। इस बार ये जो 29 दिसंबर की रात थी, उन्होंने बहुत ही सीरियस तरीके से ये कहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब हम इस प्लेन को उड़ा देंगे, सारे पैसेंजर्स को मार सकते हैं अब हम। यहाँ पे तालिबान जो था उसको भी अब डर लगने लगा था कि कहीं इंडियन कमांडोज जो हैं, क्योंकि भारत सरकार इतना टाइम ले चुकी है इस चीज़ में, तो यहाँ कहीं ये एंटेबे स्टाइल का एक मोसाद की तरह का जो एक एंटेबे ऑपरेशन था मोसाद का, उस तरह का एक इंडियन कमांडो रेड तो नहीं करने वाले हैं ये, इसकी तो कहीं कोई रणनीति नहीं बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कंधार में ये लोग रेड कर देंगे, इसके बाद में यहाँ पे लड़ाई होगी। तो इस तरह की चीज़ भी यहाँ पे तालिबान को लग रही थी और इसी के तहत तालिबान ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। तालिबान ने ये स्टेटमेंट जारी किया सरकार ने वहाँ की कि हम हाईजैकर्स को यहाँ से जाने के लिए कहने वाले हैं अगर अब इस चीज़ में नेगोशिएशंस में और देर की जाती है। इस चीज़ को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि तालिबान भी जल्दी से जल्दी ये चाहता था कि उन आतंकवादियों को भारत छोड़ दे। इस चीज़ की तरह भी कॉन्स्पिरेसी की तरह इस चीज़ को देखा गया है, इन बातों को। इस तरफ दिल्ली में जब ये बात सामने आई कि तालिबान ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है, कंधार से भी अगर ये लोग आगे निकल गए तो ये लोग कहाँ जाएंगे, तो ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट ने, उसने वहाँ पे 2 ऐसी जगहों को मॉनिटर किया था कि ऐसा असेसमेंट लिया था कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब ये लोग कंधार से कहीं पे जाएंगे, तो ये 2 जगह हो सकती हैं। एक था लीबिया, एक था सूडान। तो लीबियन गवर्नमेंट से यहाँ पे जसवंत सिंह ने, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे लीबियन फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत कर ली थी कि आप हमें, अगर यहाँ पे हमारा अब ये प्लेन है इसको हाईजैकर्स लीबिया ले जाते हैं, तो आपकी तरफ से हमें पूरा यहाँ पे असिस्टेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उनकी तरफ से आश्वासन था कि हम आपको पूरा असिस्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर ये प्लेन सूडान जाता तो एक बार फिर से हमारे लिए बहुत मुश्किल का जो समय था वो आ सकता था। तो ये भी चीज़ यहाँ पे थी। साथ ही साथ में इस समय इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी हमारे पास एक आ चुकी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी कि हाईजैकर्स जो हैं वो 1 जनवरी साल 2000, 1 जनवरी का वो दिन हो सकता है जब ये हाईजैकर्स जो हैं वो पूरी तरह से इस प्लेन को ब्लो अप कर देंगे, मतलब ये इसको उड़ा देंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। ये चीज़ सामने आ गई थी। 30 दिसंबर का वो दिन था जब हाईजैकर्स ने फाइनली, ये जो लोग थे प्लेन के अंदर, जो करीबन अब तक 6 दिनों से बंदी बने हुए थे, उनसे ये कहा कि अब आप लोग सब लोग मरने वाले हैं, आप सारे के सारे मरने वाले हैं। और बहुत देर तक, करीबन 3 से 4 घंटे तक इन सभी लोगों को प्लेन के हाईजैकर्स ने कहा कि आप अपना सिर नीचे करके बैठे रहिए। बहुत देर ये लोग सिर नीचे करके बैठे रहे। हाईजैकर्स इस समय ये भी कर रहे थे कि जो प्लेन का पैसेंजर्स को एड्रेस करने वाला सिस्टम होता है, VHF सेट होता है, उसका यूज़ कर रहे थे, जिससे कि जो नेगोशिएशंस हैं और जो अंदर की आवाज़ें हैं वो भी यहाँ पे नेगोशिएटर्स तक पहुँचें, यानी ऑफिसर्स तक पहुँचें और बाहर की आवाज़ें भी अंदर सुनाई दें। ये भी चीज़ यहाँ पे कर रहे थे। और आखिरकार इसके बाद जो नेगोशिएशन थी वो फाइनल हो जाती है। फाइनल इस तरह से होती है कि अगला दिन आया 31 दिसंबर 1999। नेगोशिएशंस जो थी फाइनल हो चुकी थी। 3 आतंकवादियों को रिहा करने पर जो एग्रीमेंट था वो हुआ था। फॉरेन मिनिस्टर भारत के जसवंत सिंह अपने साथ एक विमान में 4 यंग ऑफिसर्स को लेकर, 4 सीनियर ऑफिसर्स थे उस समय वो लोग भी, उनको लेकर कंधार की तरफ उस विमान को लेकर जाते हैं। इस विमान के अंदर 3 बहुत खौफनाक टेररिस्ट थे, जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में इस एपिसोड के बताया था किस तरह से ये तीनों पकड़े गए थे। जिनमें पहला था मौलाना मसूद अज़हर, दूसरा था अहमद उमर सईद शेख और तीसरा था मुश्ताक ज़रगार। इन तीनों को यहाँ पर लेकर वो 4 जाबाज ऑफिसर भारत के जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर के साथ में उस प्लेन में निकले। इन 4 ऑफिसर्स में उस समय पे आपको बता दें CBI के फॉर्मर जो डायरेक्टर हैं, CBI के फॉर्मर डायरेक्टर AP सिंह, बहुत ही यंग ऑफिसर थे उस समय पे, AP सिंह मौजूद थे। चीफ विजिलेंस ऑफिसर इंडियन एयरलाइंस के रंजीत नारायण वो मौजूद थे। SPG के ऑपरेशन इंचार्ज सतीश झा वो भी मौजूद थे और सीनियर IPS ऑफिसर सुरेंद्र पांडे वो मौजूद थे। तो ये 4 ऑफिसर थे जिनको एक तरह से इन तीनों ड्रेडेड टेररिस्ट पर नज़र रखने के लिए, इनके ये किसी तरह का मिसबिहेव फ्लाइट में ना कर दें, इसलिए इनको, इन 4 ऑफिसर्स को साथ में ले जाया गया था। जसवंत सिंह के साथ जो लोग गए थे साथ में वो ये 4 ऑफिसर्स थे और इनके साथ में SPG के कुछ कमांडोज थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इन टेररिस्ट को लेकर यहाँ पे जाया जाता है। उनमें से एक ऑफिसर है इन 4 ऑफिसर में से जो बताते हैं कि कई बार ये जो टेररिस्ट थे वो बहुत सारे लू ब्रेक्स ले रहे थे, मतलब ये कई बार वॉशरूम जा रहे थे फ्लाइट के अंदर उस 2 घंटे के सफ़र के दौरान। तो ये चीज़ें भी सामने आती हैं। साथ में ये भी रिपोर्ट सामने है कि उस फ्लाइट में ये इंडियन एयरलाइंस के कॉमर्शियल मैनेजर भी थे, जिनके एक सूटकेस में $1 लाख थे, $1 लाख US यहाँ पे थे उस सूटकेस में, जो कि ले जाए जा रहे थे तालिबान को पेमेंट करने के लिए। तालिबान ने दरअसल ये जो लैंडिंग चार्जेस हैं, रिफ्यूलिंग के चार्जेस हैं, इसके लिए यहाँ पे जो पैसा था
और तालिबान कितना उसने डिमांड की थी वो 40,000 US डॉलर की थी। ये इसलिए यहाँ पे उस सूटकेस में एक्स्ट्रा कुछ पैसा रख के, क्योंकि तालिबान कोई पीस ऑफ पेपर के ऊपर ये यहाँ पे लिख के नहीं देने वाला था कि कितना उसका पैसा लगाया, वो कितना डिमांड भारत सरकार से कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे 1 लाख डॉलर उस सूटकेस में रख के कॉमर्शियल मैनेजर इंडियन एयरलाइंस के वो भी इस विमान में शामिल थे, वो भी यहाँ पे जा रहे थे। 2 बातों पर सहमति बन चुकी थी। एक के आतंकवादियों की पहले पहचान होगी, जिन आतंकवादियों को भारत से लेके जाया जा रहा है, जिनको यहाँ से छोड़ा गया, रिलीज़ किया गया है हाईजैकर्स की डिमांड पर। पहले उन 3 आतंकवादियों की पहचान होगी और उसके बाद में दूसरी बात ये थी कि सभी बंदूकों को एक एक करके उसके बाद नीचे उतारा जाएगा। टेररिस्ट की फाइनली यहाँ पे पहचान होती है। मसूद अज़हर, उमर शहीद और मुश्ताक ज़रगार की तीनों की पहचान हुई। पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे जिन्होंने इनकी पहचान की। पाकिस्तान पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व था, ये बात साफ है दुनिया के सामने। पैसेंजर्स की यहाँ पे इसके जब टेररिस्ट की पहचान हुई उसके बाद पैसेंजर्स को एक एक करके, जो 7 दिनों से पैसेंजर्स बंदी बने हुए थे, जिनकी बुरी हालत उस समय तक हो चुकी थी, जिन्होंने एक तरह से मौत को वो अपने सामने देखकर वापस आए हैं, ऐसे इन पैसेंजर्स को यहाँ पे आज़ाद कराया गया। उसके बाद उन्हें एक स्पेशल प्लेन में बिठाकर दिल्ली वापस लाया गया। और जो 5 हाईजैकर्स थे, जिन्होंने इतने 7 दिनों तक इन लोगों को बंदी बना के रखा था, उन लोगों ने तालिबान के एक लड़ाके को, तालिबान के एक मिलिटेंट को, उसको अपने साथ में वो हॉस्टेज बनाकर पाकिस्तान बॉर्डर तक ले गए, जिससे उनको सेफली तालिबान यहाँ से पाकिस्तान पहुँचाए। बताया ये भी जाता है कि ISI के कुछ लोग आए थे तालिबान कंधार, और वहाँ पे उसके बाद वो इन लोगों को लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक गए हैं। तो ये जो 5 टेररिस्ट थे, जो 5 हाईजैकर्स थे, वो भी यहाँ से हाईजैक करने के बाद में सेफली वापस फिर से पाकिस्तान पहुँच चुके थे। इसके बाद CBI ने बाद में जब इस केस की छानबीन की, तहकीकात की, 10 लोगों के ऊपर चार्ज लगे। उसके बाद उनमें 5 हाईजैकर्स भी थे जो कि अब इस समय पाकिस्तान में, और 3 लोग उस समय वो थे जिनको हमने शुरुआत में इस एपिसोड में आपको बताया था। अब्दुल लतीफ़ मोमिन, जो कि मुंबई का था, जिसने पूरे डॉक्यूमेंट इन हाईजैकर्स के बनाए थे। साथ में जो ग्रेनेड और रिवॉल्वर लाई थी वो शख्स था यूसुफ नेपाली, जो नेपाल का रहने वाला था, और जिसकी मदद से ये लोग ये रिवॉल्वर लेके आए थे कालिम्पोंग से, वो था दिलीप कुमार भुजेल, जो कि एक भारतीय था। तो यहाँ पे इन तीनों को यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, लाइफ पेनल्टी होती है, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको दिया जाता है, इनको ये दोषी पाए गए। इसके बाद आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि 2022 में, हाल ही में 2 साल पहले ही 1 मार्च का वो दिन था जब ये जो ज़हूर मिस्त्री था, ये जो मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम, जिसको भोला नाम से एक हाईजैकर था, जिसने रुबिन कात्याल के ऊपर अटैक किया था, जिसने सबसे ज़्यादा जो ड्रेडेड और सबसे खौफनाक हाईजैकर इन 5 हाईजैकर में था, वो जैश-ए-मोहम्मद का टेररिस्ट, वो इस समय पाकिस्तान में रह रहा था। एक नाम से जाहिद अखुंड उसने अपना नाम रखा था, एक फॉल्स फेक आइडेंटिटी थी, उससे वो रह रहा था। लेकिन सडनली 1 मार्च 2022 को कुछ गनमैन आते हैं यहाँ पे अख्तर कॉलोनी में कराची की, और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके माथे पर बीचों बीच 2 गोलियां मार के चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे ज़हूर मिस्त्री जो था, ये अब ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। और इसके बाद में एक और चीज़ आपको बता दें कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना था, CMG जो बना था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, कुछ सीनियर अथॉरिटीज़ का, IC 814 की जब हाईजैकिंग ये ख़त्म हुआ पूरा ये जो मामला था, तो इसके बाद कई सारे आरोप CMG के ऊपर लगे। आरोप इस तरह के भी लगे कि किसी ने भी अपना काम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं किया है, और कोई भी ऐसा नहीं था, एक भी अथॉरिटी उन 23 लोगों में से, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय पर लेना चाह रहे हों। कोई भी ऐसे नहीं थे। साथ में ये भी बड़े सवाल उठते हैं आज तक कि अमृतसर में जब विमान 45 से 50 मिनट तक खड़ा था, उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा सका। ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि जब इस विमान के बदले, उन यात्रियों के बदले जिन लोगों को हमने छोड़ा है, जिन टेररिस्ट को हमने छोड़ा है, उमर सईद, जिसने बाद में जो 9/11 टेरर अटैक है उसकी प्लानिंग की थी, साथ में मौलाना मसूद अज़हर, जिसने अगले ही साल 2000 में उसने जैश-ए-मोहम्मद को बनाया, जैश-ए-मोहम्मद बना, और उसके अगले साल उसने पार्लियामेंट पर अटैक कराए। 2016 में जो इंडियन एयरफोर्स के हमारे जवानों पर पठानकोट में अटैक हुए थे वो कराए, और उसके बाद 2019 में पुलवामा हमला कराया हमारे CRPF के जवानों पर। तो ये इस तरह के टेररिस्ट थे जिनको उस समय छोड़ना पड़ा था, और बाद में ये आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बने हैं हमारी भारतीय फ़ौजों के लिए, हमारी सरकार के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड कंधार हाईजैकिंग के ऊपर। उम्मीद है आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चली होंगी जो नहीं पता होंगी। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो बनाया गया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल अपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।
और एक नया पैटर्न इस तरह से हम शुरू करने वाले हैं कि आपके जितने भी सवाल हुआ करेंगे उनको हर एपिसोड के बाद में उनके जवाब दिए जाएंगे। आप अपने सवाल मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो भी सवाल होंगे उनको चुना जाएगा, उसके बाद उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टडी IQ बहुत अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लेकर आया है। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में आपके लिए लेकर आए स्टडी IQ। और सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए क्या करना है, VJ लाइव कोड, ये आपका कोड है, इसको आपको लगाना है। ये लगाते ही आपको बड़ा डिस्काउंट तो मिलता ही है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। तो अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा, अगले वीडियो से आपके जो सवाल हैं उनके जवाब भी दिए जाएंगे। और इसी के साथ अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।